ओके, तो वेलकम। मैं आपका सबसे पहले यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा टू द न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ। एंड मतलब कहते हैं कि जैसे आपको अगर कुछ नई चीज़ स्टार्ट करना है, तो हम एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं ना? तो यहीं पे मैं मेरी पूरी एनर्जी के साथ आपका वेलकम करता हूँ, एक वार्म वेलकम। एंड इसी के साथ में हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को। एंड सेशन कंटिन्यू करने से पहले मेरी कुछ रिक्वेस्ट है। ओके, सबसे पहले तो मतलब अगर आप पूरा सेशन के जितने भी आपके डाउट्स है वो आप एक जगह पे नोट डाउन करके रख सकते हो। बीच में आपको डाउट्स आ सकते हैं, तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हो। एंड देन आखिरी में जब अपना सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब एंडिंग पे होगा तब आप फिर से वो पूरे डाउट क्लियर करवा दो, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही अगर बीच में सेशन एंड हो जाता है, Zoom की लिमिट है 40 मिनट्स, है ना? तो बीच में अगर सेशन एंड हो जाता है तो आप फिर से सेम लिंक पे जाके रिजॉइन कर दीजिएगा। एंड उसके बाद में एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि बीच में बस आप अनम्यूट ना करें और कुछ भी चीज़ शेयर ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप एंड्रॉयड या फिर टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो अपनी जो स्क्रीन है उसको रोटेट कर लें, तो आपको जो प्रेज़ेंटेशन है वो और भी ज़्यादा क्लियर दिखेगा एंड बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इसी के साथ में हम प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपना कैमरा बंद कर लेता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो मैं प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ एक कोट से। When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost, है ना? बिली ग्राम जी का एक कोट है, ये एक फिलोसोफर थे। तो इनका कहना ऐसा है कि अगर हमारे पैसे अगर खत्म हो जाते हैं या फिर घूम जाते हैं, तो हमारे पास से कुछ भी हम गँवाते नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हेल्थ थोड़ी-सी खराब हो जाती है, थोड़ी-सी बिगड़ जाती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ तो कमी हो रही है ना? वहीं पे अगर हमारा कैरेक्टर अगर लॉस हो जाता है, अगर हमारी जो रिस्पेक्ट है, वो अगर हमारी मतलब खराब हो जाती है, तो वहाँ पे फिर हम कुछ भी करने के लायक नहीं बचे, है ना? एंड इन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे वेल्थ, हेल्थ एंड कैरेक्टर 3 ऑब्जेक्टिव्स की बात हुई। एंड इन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर है ना, जो हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम है बायोसेज बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड। वो वर्क कर रही है इन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, क्योंकि यही 3 है जो कि सबसे मेन होते हैं एक इंसान की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना? तो वेल्थ पे भी बात करेंगे हम, हेल्थ पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर पे, ठीक है? तो बायोसेज का सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये कंपनी नवंबर 17, 1993 में एस्टेब्लिश हुई थी। एंड कंपनी अगर कोई भी कंपनी जब एस्टेब्लिश होती है तो वो एक अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने एम्स लेके चलती है। उसी तरह से बायोसेज के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनमें से जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, जो कि कोर्ट में कैरेक्टर को डिनोट करता है, वो होता है स्किल डेवलप, है ना? कहते हैं कि हमारी जो आदतें होती है या फिर हमारी जो स्किल होती है, वो हमें सक्सेस बनाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे कैरेक्टर को अगर हमें डेवलप करना है, तो स्किल को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद जो बायोसेज का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, वो है हेल्थ एजुकेशन, जो कि हेल्थ को डिनोट करता है। एंड जो थर्ड वाला है, वो है वेल्थ एजुकेशन। तो इस हिसाब से कंपनी के हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। तो इन आवर लाइफ देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्किल्स। फर्स्ट वन इज़ हार्ड स्किल, है ना? हार्ड स्किल्स में क्या-क्या चीज़ें आती है? हमारी मार्कशीट, स्कूल सर्टिफिकेट, कॉलेज डिग्री, जो अभी तक हम परस्यू कर रहे हैं, है ना? जैसे आपने बताया कि आप बीसीए कर रहे हो, तो ये भी एक कॉलेज डिग्री हो गई, तो ये हार्ड स्किल्स में आता है ना? जिससे हमें कुछ सिर्फ़ किताबी नॉलेज जो हम बोल सकते हैं, वो सब हार्ड स्किल्स में आ गया। लेकिन दूसरी जो स्किल्स होती है, वो होती है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, टीम वर्क, एथिक्स, है ना? एंड ये सब सीखने के लिए बहुत लोग क्लासेस भी लगाते हैं। जैसे किसी को अगर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं आती, किसी को अगर भीड़ में बोलना नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं क्लासेस लगाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के, है ना? बहुत लोगों को मैनेज करते नहीं आता अपने टीम को, तो वो लोग मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, है ना? पब्लिक स्पीकिंग एंड ऐसे बहुत अलग-अलग तरह के सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड होते हैं अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो। एंड वहीं पे बायोसेज हमें ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ना? कहते हैं कि जो हमारी हार्ड स्किल्स है, वो हमारी सक्सेस की तरफ सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करती है।
एंड बाकी का जो 85% कंट्रीब्यूशन होता है वो सॉफ्ट स्किल का होता है। तो ये अगर हमें समझना ज़रूरी है कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सॉफ्ट स्किल्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 85% कंट्रीब्यूशन उसी का रहता है। अगर आप कोई इंटरव्यू में भी जाते हो, तो वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स आपको सबसे पहले सॉफ्ट स्किल देखी जाती है ना? आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा कि एक बार हम 10th पास हो गए, तो आगे जाके 10th की मार्क्सशीट कोई नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उनको पता है कि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो, तो आप 10th पास हो चुके हो, 12th पास हो चुके हो, कॉलेज डिग्री भी है आपके पास। लेकिन वो लोग वहाँ पे क्या चेक करते हैं, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स कितने हैं। तो यही एक डिफरेंस होता है हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। एंड अगर मैं बायोसेश की बात करूँ, तो ये अलग-अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड करते हैं, जैसे रेगुलर ट्रेनिंग्स, काउंसलिंग्स, वर्कशॉप्स होते हैं, सोशल एक्टिविटीज़, फिर यहाँ पे ट्रिप्स होती है, पिकनिक्स एंड कन्वेंशन होते हैं, जैसे आईफा अवार्ड, ज़ी सिने अवार्ड आपने देखे होंगे टीवी पे, है ना? सबको अवार्ड मिलता है। वैसे यहाँ पे भी कन्वेंशन होती है, उसको अवार्ड सेरेमनी भी बोलते हैं, है ना? यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोरिंग मिलती है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है आपको यहाँ पे, है ना? मतलब अब सोचो ना, अगर आप कहीं पे भी क्लासेस भी लगाते हो सॉफ्ट स्किल, तो वहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी, है ना? लेकिन वहाँ पे पर्सनल मेंटोरिंग मिलना, उसके लिए हाई चार्जेस लेते हैं कि अगर आपको एक पर्सनल मेंटर चाहिए, तो थोड़े और ज़्यादा चार्जेस पे करो। उसके बाद में वहाँ पे काउंसलिंग नहीं होती है, मतलब अगर आप कहीं पे लैग कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ नहीं बताते, है ना? वहाँ पे वर्कशॉप, सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं बताया जाता है ना? कन्वेंशन तो मतलब इतने सारे लोगों के सामने खुद को रिप्रेज़ेंट करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस हिसाब से अलग-अलग तरीके से यहाँ पे बायोसैट हमें अलग-अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करती है। एंड ये हो गया बायोसैट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जिससे हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है। एंड इसके बाद में जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है, वो है हेल्थ एजुकेशन, है ना? अब हेल्थ एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो आज हमारे दुनिया में 3 तरह से हम किसी भी डिसीज़ को क्योर करते हैं। पहला है एलोपैथी, दूसरा होम्योपैथी एंड थर्ड इज़ आयुर्वेद, है ना? एलोपैथी में क्या होता है, वो जो दवाइयाँ होती है वो थोड़ी हाई पावर की रहती है, 2 दिन के अंदर हमारा बुखार ठीक हो जाता है ना? लेकिन आखिर में अगर हम देखेंगे, तो वो गोलियाँ आगे जाके हमारे बॉडी में असर करती है। आपको भी ये बात पता हो। एंड जो सेकंड जो होता है वो होता है होम्योपैथी, है ना? मतलब वो छोटे-छोटे दाने मिट्टी वाली गोलियाँ देते हैं। लेकिन होम्योपैथी भी उतना ज़्यादा असर नहीं करता है, अगर मैं बताऊँ। उसको 1 हफ्ता लगता है एक आधे बुखार को ठीक करने को, होम्योपैथिक को। एंड वहीं पे अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूँ, तो आयुर्वेदिक चीज़ क्या करता है, सबसे पहले तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, है ना? अगर मैं आयुर्वेदिक का आपको अगर मतलब हम आयुर्वेदिक क्यों चूज़ कर रहे हैं, वो अगर मैं बताऊँ, तो सबसे पहली बात तो ये बहुत ही एंशिएंट मेथड है बॉडी को ठीक करने के लिए, है ना? एंड नेचर के जिस हिसाब से लॉज़ चलते हैं, उस हिसाब से ये वर्क करता है। मतलब कि जैसे हमारे बॉडी को जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, समझो हमारा अगर पेट दर्द दे रहा है, तो पेट को जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना, ये वहीं पे असर करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पेट दर्द दे रहा है, तो हमने दूसरी गोली खा ली तो ठीक हो जाएगा, है ना? तो नेचर के लॉ के हिसाब से चलता है। उसके बाद में फिर ये हमारा बैलेंस, हमारे बॉडी बॉडी, माइंड, स्पिरिट, एनवायरनमेंट सभी चीज़ का एक बैलेंस बना के रखता है ना? एंड उसके बाद में ये सबसे पहली बात तो हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट के साथ में काम करता है आयुर्वेदा। मतलब कि जैसे आपने सुना होगा बायोलॉजी में कि हमारी बॉडी सेल्स से बनती है ना? मतलब सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं एंड देन ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है ना? तो अगर हमें बोलते हैं कि किसी बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए, तो उसका जड़ कौन-सा होगा? सेल्स, क्योंकि सेल से ही वो सब बीमारियाँ जनरेट होती है। तो ये डायरेक्टली सेल पे जाके वर्क करता है। एंड वहीं पे बायोसैश ने क्या किया कि बायोसैश के ने एक फ्रूट मतलब रिसर्च किया एंड एक फ्रूट उनको मिला, जो कि है सीबकथॉर्न। इसको हिमालयन बेरी भी बोलते हैं, ये हिमालय में पाया जाता है। एंड सीबकथॉर्न की अगर मैं आपको और कुछ बातें बताऊँ, तो एक छोटा-सा सुपर फ्रूट बोलते हैं इसको, है ना? ऐसा एक छोटा-सा फ्रूट होता है एंड इसमें 190 बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, है ना? 190 बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड, मतलब अगर बायोलॉजी के हिसाब से मैंने जितना पढ़ा है, मैं अगर बताऊँ, तो मतलब 135 प्लस कंपाउंड्स तो हमारे बॉडी को लगते हैं, लेकिन यहाँ पे 190 कंपाउंड्स मिल रहे हैं हमें। उसके बाद में अगर मैं और चीज़ें बताऊँ, तो यहाँ पे ऑरेंज से 12 टाइम्स मोर विटामिन सी है ना? एंड जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। उसके बाद कैरट से 3 गुना ज़्यादा विटामिन ए है, जो कि हमारे मतलब आजकल हम
मतलब मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हमारी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन ई सबसे ज्यादा है बाकी जितने भी फ्रूट्स है उनमें से, जो कि हमारे स्किन, हमारे हेयर्स, नेल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। उसके बाद इबोक्वन इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए काम आता है। सिबोक्वन इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, जितने भी हमारे प्रोटीन हमें लगते हैं बॉडी को, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन का सोर्स सिबोक्वन में होता है ना। इट इज ऑल्सो द रिचेस्ट सोर्स ऑफ 5-HTP, दैट इज हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, मतलब जो कि हमारे माइंड में जो स्ट्रेस होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है। एंड उसके बाद में मेन सोर्स ऑफ फ्लेवोनाइड्स, है ना, मिनरल्स, इसमें अलग अलग मिनरल्स भी है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन। एंड यहाँ पे अगर मैं सबसे मेन बात बोलूँ तो इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स, जो कि है 3, 6, 7 एंड 9। एंड सबसे ज्यादा रेयर है ओमेगा 7, जो कि नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा रेयर है ओमेगा 7, तो वो भी यहाँ पे है। अगर मैं और ज्यादा थोड़ा सा डिटेल में अगर सिबोक्वन की बात करूँ तो इसकी ओरैक वैल्यू सबसे ज्यादा है, जो कि ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। मतलब क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, हम हमारे नोज से माउथ से ऑक्सीजन जब हम मतलब लंग्स में जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हमारे बॉडी डैमेज हो सकती है ना, जो कि मतलब सेल्स को डैमेज करने के लिए काम आता है। एंड जो जेनेटिक चीजें, मतलब जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो इसी के कारण होते हैं कि ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए है ना कि एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है सिबोक्वन की, जो कि ओरैक वैल्यू से नापी जाती है, हर एक चीज में होती है। अगर मैं आपको अभी तक की जितनी रिसर्च थी, जितना हमें पता चला था, उस हिसाब से बताऊँ तो सबसे ज्यादा होता है अनार। अनार की सबसे ज्यादा मानी जाती थी, ठीक है, जो कि है 10,500। आपको देखो लास्ट में एक छोटा सा बार दिख रहा होगा ब्राउन कलर का, उसमें 10 पोमोग्रेनेट बोलते हैं। तो 10,500 वो अनार की ओरेक वैल्यू थी, लेकिन जब सीबोक्थॉर्न पे रिसर्च की एंड जब पता चला तो सीबोक्थॉर्न की ओरेक वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट निकली, जो कि है 70,000 टू 1 लाख। तो ये एक डिफरेंस होता है सीबोक्थॉर्न का, है ना। हमारे ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा डेवलप होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। एंड बायोसेट ने क्या किया कि उन्होंने इसी सीबोक्थॉर्न को लेके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, अलग अलग डोमेन में, जैसे हेल्थ केयर, होम केयर, ओरल केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ फूड्स बनाए, ड्राई फ्रूट्स भी है। उसके बाद ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स बनाए, मेंस केयर के प्रोडक्ट्स बनाए, और स्पाइसेस भी है हमारे, है ना। अलग अलग डिसीज के लिए बायोसेट ने क्या किया, सीबोक्थॉर्न को यूज करके, क्योंकि ये सबसे मेन फ्रूट है, सबसे जबरदस्त चीज है, इसको यूज करके उन्होंने पूरे प्रोडक्ट्स बनाए। एंड अगर मैं आपको कुछ डिसीजेस के बारे में अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहले जो अभी कोविड 19 जो अभी सबसे ज्यादा डिसीज फैल रही है ना, तो कोविड 19 को क्योर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इम्यूनोसाइज जूस है, पंचतुलसी ड्रॉप्स, है ना, एंड क्लीन हैंड्स रब है, मतलब सैनिटाइजर, है ना। सीबोक्थॉर्न पहला सैनिटाइजर है जिसमें सीबोक्थॉर्न है, तो ये भी एक है। उसके बाद डायबिटीज के लिए हमारे पास एक अलग जूस है, डाइबोसाइज जूस। वेट लॉस के लिए ट्रेमफिट जूस है ना। पाइल्स के लिए प्योर सीबोक्थॉर्न जूस है, जिसमें सिर्फ सीबोक्थॉर्न मिला हुआ है ना। जॉइंट पेन के लिए अलग 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 चीजें हैं, थायराइड के लिए अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं और थोड़ी सी बात करूँ तो हेल्थ ब्लड, मतलब सॉरी, हमारा जो ब्लड है उसको हमें हेल्दी रखने के लिए यहाँ पे फेरोसाइज जूस है। उसके बाद बीपी जैसे लोगों का मतलब कंट्रोल में नहीं रहता, तो बीपी रेगुलेटर के लिए टर्मरिक ऑयल, सीबोक्थॉर्न भी टर्मरिक ऑयल जूस, है ना। जैसे फिर वुमेन्स को मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम जाती है, तो वुमेन केयर के लिए एक अलग फेमसेस जूस है। हेयर फॉल का अगर किसी को इशू है तो उसके लिए भी हेयर किट है। उसके बाद अस्थमा एंड फेशियल केयर, ऐसे अलग अलग डिसीज के लिए बायोसेस ने क्या किया, प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हैं, जिससे कि वो क्योर भी हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कुछ मतलब गलत बता रहे हैं या फिर फेक बता रहे हैं, लेकिन जितने भी हमने आज तक बताया सबकी टेस्टिमोनीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, हर एक चीज की टेस्टिमोनी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। एंड अगर मैं सीबोक्थॉर्न की अगर मैं कुछ और रिकॉग्निजेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था अपने स्पीच में कि सीबोक्थॉर्न का जो एडिशन है, अगर हमारे हम खाने में अगर सीबोक्थॉर्न ऐड करते हैं तो वो एग्रीकल्चर की पूरी पिक्चर बदल देगा, क्योंकि सीबोक्थॉर्न हम मतलब एग्रीकल्चर मतलब हम उगा नहीं सकते, वो कुछ सितंबर टू अक्टूबर के मंथ में ही वो ऑटोमेटिक ग्रो होता है हिमालय में, एंड देन फिर उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है साल भर के लिए,
एंड देन जब फिर से वो ग्रो होगा तब फिर से हम उसकी कटिंग वगैरह करेंगे। तो इस हिसाब से होता है। तो एग्रीकल्चर का पूरी पिक्चर चेंज कर देगा अगर हम हर एक फैमिली में सीबकथॉर्न को एज एन फूड यूज करना चालू करें। एंड जो हमारा डीआरडीओ है, मतलब डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का, तो उन्होंने वो लोग क्या करते हैं, अपने जो आर्मी, इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स रहते हैं जो कि हाई अल्टीट्यूड्स पे काम करते हैं, है ना, -30 डिग्री -40 डिग्री में जो लोग बॉर्डर पे काम मतलब तैनात रहते हैं, उनको सीबकथॉर्न दिया जाता है उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करके रखने के लिए। एंड अगर मैं और थोड़ी सी बात करूँ तो जो योग गुरु हम बोलते हैं, है ना, मतलब रामदेव बाबा जिन जो जड़ी बूटी का उनको सबसे ज्यादा नॉलेज है, उनका कहना यह है कि अब तक में आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता था, लेकिन सीबकथॉर्न में आंवले से भी 250 गुना ज्यादा विटामिन सी है। ये रामदेव बाबा ने खुद एक स्पीच में एक न्यूज चैनल पे आके डिक्लेयर किया था। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो मतलब चाइना चाइना जो हमारा मतलब नेबरिंग कंट्री है, उनका वो लोग क्या करते हैं, उनके जो ओलंपिक्स में जब हुआ था, उन बीजिंग में जब ओलंपिक्स हुए थे, तो वो टाइम पे उनका नेशनल ड्रिंक सीबकथॉर्न का जूस था। तो इतना जबरदस्त अगर फ्रूट है, चाइना उसको अगर अप्रिशिएट कर रहा है, तो हम इंडियंस भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, है ना। एंड अगर मैं बायोसेज कंपनी की और कुछ बात करूँ तो ये जैसे जो यहाँ पे होम शॉप 18, अपोलो फार्मेसी, फैब इंडिया जैसी जो बड़ी बड़े जो ब्रांड्स हैं, उनके लिए भी बायोसेज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। जैसे अपोलो फार्मेसी में हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स जाते हैं, फैब इंडिया में ब्यूटी केयर कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब जाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए भी मतलब बायोसेज मैन्युफैक्चर करती है ना। एंड अगर मैं और थोड़ी सा अगर बताऊँ तो 2007 से अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में बायोसेज अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है, यूएस, यूके, यूएई, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर में। एंड सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे FSSAI का सर्टिफिकेट है बायोसेज के पास, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड अगर मैं और बात करूँ तो सर्टिफिकेट ऑफ WHO GMP लिखा हुआ है, जो कि है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, है ना। मतलब WHO का सर्टिफिकेट, मतलब जो WHO जो चीज बताती है वो पूरे दुनिया को मानना पड़ता है ना। जो गाइडलाइंस कोविड-19 की WHO ने निकाली थी, पूरी दुनिया मान रही है, उसी हिसाब से वो सर्टिफिकेट है। उसके बाद ISO सर्टिफिकेशन GMP के लिए। एंड हमारे पास और सर्टिफिकेशन है यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के। तो ऐसे एक यूनिक सेट ऑफ सर्टिफिकेशन है बायोसेज के पास। एंड अगर मैं ये सब चीजों की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, जो स्किल डेवलपमेंट का आपको मैंने बताया, ये ओवरऑल अगर मैं ये सब बात करूँ तो ये सब आपको मिल सकता है एक स्टार्टर पैकेज, जो कि नॉमिनल अमाउंट है, ठीक है, जो कि है 5000 रुपीज। 5000 रुपीज में आपको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, उसके बाद जो सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, ये सब चीजें मिलेंगे। मतलब हर वीकली मीटिंग होते हैं, रोज सवेरे डेली सेशंस होते हैं, मॉर्निंग सेशंस होते हैं। ये सभी चीजें अगर मैं आपको बताऊँ ना तो 5000 में मिलेगा। एंड 5000 में आपको इसी के साथ में ना 5000 रुपीज के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे बायोसेश, ठीक है, जो आप मतलब अपने घर पे दे सकते हो अपने फैमिलीज को, किसी किसी सर स्क्रीन विजिबल है क्या क्लियरली? यस सर। यस। तो जैसे मैं बता रहा था कि आपको 5000 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, मतलब जो कि आप अपने घर में किसी को अगर डिसीज होगी तो उनको दे सकते हो।
है ना। एंड बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त है, मैं खुद भी कंज्यूम करता हूँ। एंड ये जो था ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पे एक थर्ड ऑब्जेक्टिव दिया जाता है बायोसेस की तरफ से, वो है वेल्थ एजुकेशन, है ना। एंड वेल्थ एजुकेशन मतलब ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप अगर सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहते हो एंड स्किल डेवलप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वेल्थ एजुकेशन मतलब जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो ऑप्शनल है, ओके। एंड वेल्थ एजुकेशन समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक क्वाड्रेंट समझाना चाहता हूँ, जो कि होता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, है ना। कहते हैं कि दुनिया में लीगल तरीके से पैसे कमाने के सिर्फ 4 ही वेज़ है, ठीक है? लीगल तरीके से, इल्लीगल तरीके से तो बहुत सारे होते हैं, है ना? मतलब सबसे पहला होता है एम्प्लॉयी, जो कि मतलब एम्प्लॉयी का मतलब अब मैं अगर आपको बताऊँ तो जो किसी और के लिए काम करता है, जैसे उनका कोई बॉस होता है ना? उसको हम एम्प्लॉयी बोल सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में जो जाते हैं वो एम्प्लॉयी हो गए। उसके बाद में अगर किसी का स्टोर है, जैसे किसी की दुकान है, अगर कपड़ों की दुकान है, तो वहाँ पे कैसा होता है कि कपड़े दिखाने के लिए आदमी रखते हैं, वो भी एक एम्प्लॉयी हो गए, है ना? एंड दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जिसका खुद का बिज़नेस है या फिर खुद की शॉप्स है। जैसे मैंने कपड़ों का एग्ज़ाम्पल दिया है, तो शॉप का जो मालिक है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन उसने जिन लोगों को रखा है वो एम्प्लॉयी हो गए, है ना? एंड जो तीसरा जो मतलब वे होता है वो है बिज़नेस ओनर, मतलब एक बहुत ही बड़ा जिनके पास नेटवर्क होता है, जिनके पास एक अच्छा सेट होता है बिज़नेस का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अगर अंबानी की बात करूँ, है ना? अंबानी के पास क्या है, रिलायंस जियो, जो कि पूरा एक बहुत ही ज़बरदस्त उसके पास एक नेटवर्क बना के रख दिया उसने सबको पहले फ्री में बाँट के, एंड देन आज वो अपना बिज़नेस चला रहा है। देन चौथे जो होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर, मतलब जो लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड देन जैसे ही प्रॉफिट होता है, स्टॉक सेल करके वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी उनका प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं। तो जो पैसे से पैसा कमाते हैं उसको इन्वेस्टर बोलते हैं, है ना? तो अगर मैं आपको ओवरऑल इन सब चीज़ों की अगर मैं बात बोलूँ तो जो एम्प्लॉयी होता है, वो अगर जितने देर काम करेगा उसको उतने ही पैसे मिलेंगे। 9 टू 5 की अगर उसकी जॉब है तो उसको उतने ही पैसे मिलेंगे, जितना डिसाइडेड है। अगर उसको और पैसे चाहिए तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूँ, तो इन लोगों का ऐसा होता है, इनका भी टाइम बाउंडेशन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक जो दुकानदार है, वो दुकान खोलेगा नहीं, तब तक उसको पैसे आएँगे नहीं, है ना? तब तक उसकी इनकम होगी नहीं। जैसे आज हमने देखा, आज तो सब कुछ मार्केट खुल रहा है, लेकिन कल तक में जैसे अगर मैं बात करूँ तो पूरा मार्केट बंद था, सब दुकानें बंद थी। तो वहाँ पे क्या होता था फिर? वहाँ पे अगर सभी दुकानें बंद थी तो किसी की इनकम हुई नहीं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग तो ऐसे ही बैठे थे। एम्प्लॉयी तक का तो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना? उसके बाद मैं अगर बिज़नेस ओनर की बात करूँ, तो अंबानी, इनके पास टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। जैसे अगर आपका रिचार्ज रात के 12 बजे खत्म होता है जियो का, तो आप तुरंत ही रिचार्ज मार लेते हो रात के 12 बजे। अंबानी तो वहाँ पे सो के उसके घर में, लेकिन फिर भी उसको रात के 12 बजे इनकम तो आ रही है। भले छोटी-सी आ रही है, आपने अगर ₹21 का भी रिचार्ज मारा, लेकिन फिर भी इनकम तो आ रही है। आपके जैसे और कितने लोग मार रहे होंगे, है ना? तो इनके पास टाइम बाउंडेशन नहीं होता। ये एक अपना नेटवर्क, एक अपना बिज़नेस चल लेके चलते हैं। एंड अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ तो इनका भी सेम होता है, टाइम बाउंडेशन इनको कुछ भी नहीं रहता, है ना? जब चाहे इन्वेस्ट कर लिया, जैसे ही प्रॉफिट बन गया, जब चाहे निकाल लिया। तो ये एक होता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। एंड इसका अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊँ कैश फ्लो क्वाड्रेंट का, तो वो क्या होता है कि दुनिया की 95% पॉपुलेशन है ना, एम्प्लॉयी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में बिलॉन्ग करता है। 95% पॉपुलेशन, एंड दुनिया की 5% पॉपुलेशन सिर्फ बिज़नेस ओनर एंड इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में आती है। सिर्फ 5% पॉपुलेशन, 800 करोड़ लोग हैं, सॉरी 800 करोड़ नहीं, उससे ज़्यादा ही लोग हैं इस दुनिया में। एक एक्चुअली कन्फ्यूज़ हो गया था मैं, है ना? तो अगर मैं आपको ओवरऑल पूरा अगर मैं बताऊँ, तो दुनिया का सिर्फ 5% जो पैसा है मतलब वेल्थ है, वो ई एंड एस क्वाड्रेंट में आता है, एंड 95% वेल्थ पी एंड आई क्वाड्रेंट में बिलॉन्ग करता है। मतलब ये एक फैक्ट है कि दुनिया का 95% पैसा बिज़नेस ओनर एंड इन्वेस्टर के पास है, एंड 5% पैसा सिर्फ एम्प्लॉयी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में ही खिल रहा है। तो इसमें हमें कंक्लूजन क्या चाहिए कि हमें एम्प्लॉयी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में नहीं रहना है। अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें बिज़नेस ओनर या फिर इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में जाना ज़रूरी है। तो इसी के लिए यहाँ पे हम लोग एक एंटरप्रेन्योरल अपॉर्च्युनिटी लेके आए हैं, है ना? अगर जो कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करती है। अगर मैं आपको बताऊँ ई-कॉमर्स के बारे में, वैसे तो आपको पता ही होगा। अगर मैं आपको और थोड़ा-सा बताऊँ तो
ये ई कॉमर्स आज लीडिंग एंड ट्रेंडिंग इन ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो कि इसका ओवरऑल अगर मैं नेट इवैल्यूएशन बताऊँ तो $22 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है ना। दुनिया की जो सबसे बड़ी मतलब जो रिचेस्ट पर्सन में से जो आते हैं जेफ बेजोस, है ना, उनके पास अमेज़न जैसी कंपनी है ना, जो कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। तो इसी इंडस्ट्री को लेके बायोसेस ने एक अपना बिजनेस प्लान बताया है ना। ई कॉमर्स के ऊपर से ही अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको 2 तरह से इनकम जनरेट होती है। मतलब और यहाँ पे आपको करना क्या है, रेफर एंड अर्न मॉडल पे ये बिज़नेस वर्क करता है, ठीक है? सब मतलब सबसे पहला यहाँ पे टाइप्स ऑफ आपको इंसेंटिव मिलते हैं, अलग-अलग तरीके से। सबसे पहला जो इंसेंटिव मिलता है वो आता है नेटवर्किंग इंसेंटिव एंड सेकंड वन इज़ रिटेल इंसेंटिव। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेटवर्किंग इंसेंटिव क्या होता है, ठीक है? नेटवर्किंग इंसेंटिव इसका मतलब आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, ठीक है? रेफर करके। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो कि आपने बायोसेस जॉइन कर लिए, 5000 अमाउंट आपने पे कर दिया एंड बायोसेस जॉइन कर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अपने 4 दोस्तों को रेफर करोगे, जैसे आपको गौरव सर ने रेफर किया है, सेम वे आप भी अपने 4 दोस्तों को रेफर करोगे एंड मान लेते हैं कि वो चारों दोस्तों ने 5-5000 से शॉपिंग की, ठीक है? जैसे आपने 5000 से जॉइनिंग की, उन्होंने भी 5-5000 से अगर जॉइनिंग की, तो ओवरऑल जो आपके टीम से जो टर्नओवर जनरेट होता है, वो होता है 20,000, है ना? 20,000 का आपका टर्नओवर जनरेट होता है एंड अगर मैं इंसेंटिव की बात करूँ तो आपको 5% का इंसेंटिव मिलता है 20,000 के हिसाब से। तो 20,000 का जो 5% होता है वो होता है ₹1000, है ना? अब 4 लोगों को आपने सिर्फ रेफर किया एंड आपको ₹1000 मिल गए, ठीक है? रेफर करने के ये बिज़नेस मॉडल रेफर किया, उन्होंने जॉइन किया एंड आपको ₹1000 मिल गए, है ना? तो ये एक होता है नेटवर्किंग इंसेंटिव एंड अगर मैं इसको अगर मैं एक पावर ऑफ डुप्लीकेशन एक हम प्रोजेक्शन लेके चलते हैं कि फर्स्ट मंथ आपको 1 महीना लगा 4 लोगों को बताने में, आपकी इनकम कितनी हुई? 1000। सेकंड मंथ क्या होगा? वो 4 लोग और च बाकी अपने 4-4 दोस्तों को बताएँगे तो टोटल जो आपकी टीम हो जाएगी वो हो जाएगी 16, है ना? तो 16 का आपको जो इनकम मिलेगा वो होता है 4000 एंड थर्ड मंथ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? थर्ड मंथ में अगर ये लोग और ज़्यादा रेफर करेंगे, तो ओवरऑल आपकी टीम में हो जाएगा 64 रिप्रेजेंटेटिव्स एंड आपकी जो इनकम हो जाएगी थर्ड मंथ में वो हो जाएगी 16,000। मतलब तीसरे महीने में आपके टीम में टोटल 84 रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे एंड टोटल जो आपकी इनकम जनरेट हुई रहेगी, वो रहेगी 21,000। अब सोच लो 3 महीने के अंदर आपने क्या किया, बस रेफर किया, टीम बनाई एंड 21,000 आपको मिल रहा है एंड आगे अगर हम देखेंगे ना तो इससे भी आपको मैं और थोड़ा-सा एक वाइड प्रोजेक्शन दिखाऊँगा एनुअली। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो रिटेल इंसेंटिव है वो किस तरह से जनरेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको 5000 से जॉइनिंग करना है, नॉमिनल अमाउंट जो कि स्टार्टर पैकेज है ना? इसके ऊपर भी हम 10,000 वाला भी पैकेज एक रहता है जो कि कंपनी ऑफर निकालती है, ठीक है? एंड 20,000 का भी होता है। 20,000 40,000 का भी होता है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, वो जब भी वीकली ऑफर्स रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 5000 की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप 5000 से शॉपिंग करते हो, तो यहाँ पे आपको ₹1250 के प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। मतलब आपने शॉपिंग कितने की 5,000 की, आपको प्रोडक्ट्स मिल गए 1250 के एक्स्ट्रा। तो टोटल आपके पास जो ओवरऑल अगर मैं एमआरपी में अगर मैं बात करूँ तो ₹8,750 आपके पास एक्स्ट्रा मतलब टोटल प्रॉफिट होता है ना? टोटल एमआरपी पे आपके पास जो प्रोडक्ट्स पड़े उसका होता है 8,750 एंड अगर आपको आपने एमआरपी पे किसी को सेल कर दिया तो आपका जो प्रॉफिट निकलेगा, आपने कितने इन्वेस्ट किए थे 5000 प्रोडक्ट्स आपके पास आए 8750 की, तो आपका प्रॉफिट कितने का हुआ 3750 का, है ना? मतलब यहाँ पे आपको रेफर करना है वही प्रोडक्ट, क्योंकि हम हेल्थ इंडस्ट्री में बिलॉन्ग करते हैं एंड किसी की हेल्थ ठीक करना ये कोई खराब काम नहीं होता है ना? तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने बस क्या किया, एक जूस किसी को रेफर किया, उसकी हेल्थ अगर ठीक हो रही है, तो उसी का अपने को इंसेंटिव मिलता है, उसको रिटेल इंसेंटिव कहा जाता है ना? एंड मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो 2 टाइप से सेलिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सेल करना है मतलब रेफर करना है, तो 2 तरह की सेलिंग होती है। सबसे पहला होता है इनडायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है ना? मैन्युफैक्चरर के पास, फिर वो क्या मैन्युफैक्चर क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके आता है वही प्रोडक्ट एंड वही प्रोडक्ट फिर होलसेलर के पास आता है एंड देन रिटेलर के पास।
है ना, एंड देन फिर रिटेलर से कंज्यूमर को मिलता है वही प्रोडक्ट। ओके, एंड इसी के बीच में है ना एडवर्टाइजमेंट का एक कॉन्सेप्ट रहता है। ओके, तो अगर मैं ओवरऑल अगर आपको एक बताऊँ तो यहाँ पे क्या होता है कि एक 2 रुपए की पेप्सी जो बनती है ना? उसको अगर हमारे तक आते-आते है ना 15 रुपीज़ हो जाता है ना? 2 रुपए की पेप्सी को हमारे पास आते-आते 15 रुपीज़ हो जाती है। वही एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि सब अपना-अपना मार्जिन निकाल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, है ना? देन फिर कंज्यूमर को मिलता है। तो ये इनडायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, एंड जो एडवर्टाइज़ करता है रणवीर सिंह पेप्सी की या फिर थम्स अप की, वो अपने करोड़ों रुपए लेके चले जाता है एडवर्टाइज़मेंट के। जबकि उसको भी पता है कि पेप्सी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी वही होता है ना? एंड अगर मैं यहाँ पे हम लोग जो करते हैं वो होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास आता है। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, है ना? अमेज़न पे जब सेल निकलती है किसी भी मोबाइल की, तो क्या होता है जब ये सेल होती है, तो जो उसकी एमआरपी प्राइस रहती है मोबाइल की, उससे बहुत ज़्यादा कम दामों में वो लोग बेचते हैं। क्यों? क्योंकि सब एडवर्टाइज़मेंट के लिए नहीं बेचते वो लोग उतने कम में, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे जॉइन होता है अमेज़न के साथ में, है ना? मतलब कंपनी से डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट मिलता है, जो कि अमेज़न बस एक उनको मीडियम मिल जाता है सेल करने के लिए। तो यही होता है डायरेक्ट सेल। एंड अगर मैं आपको जो एनुअल डुप्लीकेशन बताने वाला था, अगर मैं वो बताऊँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी-किसी को 2 महीने लगते हैं 4 लोगों को रेफर करने के लिए, ओके? तो 2 मंथ्स 4 रिप्रेजेंटेटिव, देन फिर 4 मंथ्स 16, उसके बाद 6 मंथ्स 64 रिप्रेजेंटेटिव हो गए, है ना? एंड 8 मंथ्स में 256, 10th मंथ में 1028 एंड 12th मंथ में 4096। मतलब ओवरऑल अगर आपके साल भर के बाद में, अगर मैं आपके टीम साइज़ की अगर मैं बात करूँ पूरा ईयर होने के बाद, तो आपकी टीम साइज़ होती है 5433। ओके, 5433 रिप्रेजेंटेटिव्स की आपकी टीम हो जाती है। एंड अगर मैं उसका मतलब मैं सिर्फ़ 5000 लोग पकड़ता हूँ, ठीक है? सिर्फ़ 5000 लोग अगर उसमें से 5-5000 की शॉपिंग करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, तो ओवरऑल जो आपका टर्नओवर जनरेट होता है, वो होता है 2.4 करोड़ अप्रॉक्सिमेट, ठीक है? एंड 2.4 करोड़ का अगर मैं 5% पकड़ूँ, जो आपका इंसेंटिव में जो आपको नेटवर्किंग इंसेंटिव बता रहा था रेफर करे आपने 1 साल तक रेफर किया, 5433 लोगों की टीम बनी, 433 लोग हम अगर छोड़ दें, 5000 लोग का पकड़े, उन्होंने 5-5 हज़ार से शॉपिंग की, तो 2.4 सीआर आता है ना? अगर अगर अप्रॉक्सिमेटली, एंड अगर मैं अर्निंग की बात करूँ टोटल, तो टोटल आपकी अर्निंग हो जाती है 12 लाख रुपीज़ 1 साल के बाद। आपने क्या किया, सिर्फ़ रेफर किया है 4 लोगों को, फिर उन 4 लोगों ने और लोगों को रेफर किया, एंड इसी हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये होता है पावर ऑफ नेटवर्क, है ना? साल भर में आपकी अगर किसी जॉब है, तो साल भर में आपका प्रमोशन होने के बाद में भी 12 लाख रुपीज़ इनकम आपकी नहीं होगी। पर ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का आपका पैकेज हो जाता है ना? तो ये होता है पावर ऑफ नेटवर्क। अब यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ इनकम आप क्यों ज़रूरी है, अगर मैं आपको ये बताऊँ आज के तारीख में, तो जब अगर मैं 1920 की बात करूँ ना, तो वहाँ पे ₹1 में हमारा घर चल जाता था, ठीक है? देन 1940 में क्या हुआ, हमारा एक घर चलाने के लिए हमें ₹10 लगते थे। 1960 में वही अमाउंट 100 पे चले गया, है ना? ₹100 एक महीने का राशन ₹100 में भरता था। 1980 में ₹1000 में चले गया। नाइन जब 2000 आया, ₹10,000 एक फैमिली को लगते थे, मिडल क्लास फैमिली को घर चलाने के लिए। एंड आज अगर मैं 2020 की बात करूँ, तो जिसकी इनकम 1 लाख नहीं है पर मंथ, वो मतलब एक खुशी वाली लाइफ नहीं जी सकते, उनको थोड़ा-सा पैसों के लिए एडजस्ट करना पड़ता है ना? 1 लाख जिसकी इनकम है, वो आराम से अपना गुज़ारा कर सकते हैं। इसीलिए 12 लाख का जो यहाँ पे अमाउंट है, तो ये 1 लाख पर मंथ का आपका इनकम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? एंड बायोसेज आपको 5000 में क्या-क्या चीज़ें अगर प्रोवाइड कर रही है, मैं उसका अगर कंक्लूजन निकालूँ, तो सबसे पहले तो आपको पर्सनैलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? एंड 5000 में आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सीबोफॉन के, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, है ना? एंड थर्ड जो है एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बिज़नेस सेटअप करने के लिए बोलते हैं कैपिटल लगता है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मिलती है,
है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अगर आप खुद के पैरों पे खड़े हो सके उसके लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपका यहाँ पे जनरेट होता है। एंड यहाँ पे मैंने आपको जितने भी फायदे बताए हैं ना, उसमें एक छोटा सा एक लॉस है ना, आई थिंक वो नितिन सर कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे बस मैं है ना आपको थोड़ा सा एक जी मैं जी मतलब जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, लिटरली बहुत वंडरफुल प्रेजेंटेशन रहा। एंड मैं बाकी थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस एंड ऑल सारी चीजें अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो रीज्वाइन करें अपन, राइट? क्योंकि 40 मिनट ऑल ओवर डन हो चुके हैं, तो रीज्वाइन एंड बाकी ऑल ओवर कन्वर्सेशन अपन डेफिनेटली करते हैं इस बारे में थोड़ा सा।